नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर ये मामला दर्ज हुआ। एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता ने 5 महीने पहले रेप का आरोप लगाया था। साथ ही चिराग पासवान और प्रिंस पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। आरोप में कहा गया था कि उन्होंने उसका वीडियो बनाया है और शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर कनॉट प्लेस थाने में रेप का केस दर्ज किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि इस मामले में प्रिंस पासवान महिला पर पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुके हैं। बारह सूत्री मांग को लेकर निगम कर्मी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को हड़ताल 8वें दिन पहुंच गया। निगम कर्मियों ने पटना नगर निगम कार्यालय के बाहर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी पटना में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कचरा उठाव नहीं होने से जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर कल नगर विकास विभाग के साथ रविवार को भी 4 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही थी। गतिरोध को दूर करने को लेकर वार्ता फिर होगी, लेकिन इस बीच कई मोहल्लों में स्थिति नारकीय हो गई है। कुछ लोग खुद से तो कुछ कचरे का उठाव आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है, लेकिन राजधानी में गंदगी हर तरफ दिख रहा है। आम से लेकर खास तक गंदगी से परेशान है। एक तरफ नगर निगम अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो वहीं अनुबंध पर हायर सफाई कर्मी निगम डिपो से सफाई की गाड़ियों को लेकर अलग अलग इलाकों में सफाई के लिए निकलते तो हैं, लेकिन कचरा उठाव करने के बजाय एक जगह जमा होकर समय बिता रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर दूसरे शहरों में भी दिख रहा है। गया में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। शहर के चौक चौराहों से लेकर हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि मंगलवार से सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हर वार्ड में 10-10 प्राइवेट सफाई कर्मियों को रखा गया है। वहीं ट्रैक्टर से कूड़े का उठाव किया जाएगा। निगम से जुड़े नेताओं ने सफाई कर्मियों से शहर को साफ करने की अपील की, साथ ही उनकी मांग पर विचार का भी भरोसा दिया। सिवान में नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे शहर कचरे से पट गया है। चौक चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा है। नार की स्थिति से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वायरल बुखार के बीच गंदगी के अंबार से लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। इधर बरसात के बाद गंदगी की वजह से बीमारी का डर सता रहा है। अगर जल्द ही सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं हुई तो महामारी की आशंका से लोग डरे हुए हैं। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते देखते 15 घरों को जलाकर राख कर दिया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के कदराबाद पंचायत के हादीपुर गांव की है। बताया जाता है कि सोमवार की देर रात उपेंद्र पासवान के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग जब तक आग पर काबू पाते, तब तक आसपास के 15 झोपड़े जलकर राख हो गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस कदर आग लगने के बाद आग की लपटें उठ रही है। हालांकि आग लगने के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घरों में रखे अनाज, कपड़ा, कीमती सामान समेत हर चीज जलकर राख हो गया। इस अगलगी में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन क्षति के आकलन में जुट गई है। बताया जाता है कि पीड़ित सभी परिवार भूमिहीन हैं और सड़क किनारे बरसों से झोपड़ी का घर बनाकर रह रहे थे। इस अगलगी के बाद सभी परिवार एक साथ फिर बेघर हो गए हैं। खाद को लेकर परेशानी बिहार के कई जिलों में भी है। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में ये देखने को मिला, जहां खाद को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इसी दौरान किसानों की भीड़ में कुछ बदमाश घुस और एक एएसआई की जमकर डंडे से पिटाई कर दी। बता दें कि इस्लामपुर थाना में पदस्थापित एएसआई जालंधर मंडल किसानों को समझाने पहुंचे थे, जहां कुछ बदमाशों द्वारा उन पर अचानक हमला कर दिया गया और पहले से तैयार इन बदमाशों ने उनके ऊपर जमकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इधर हिलसा डीएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो के आधार पर दोषी लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
नालंदा में 33 होलसेलर दुकानें हैं जो 774 खुदरा, इसके अलावा बिस्कोमान और कुछ पैक्सों के माध्यम से खाद बेची जा रही है। खरीफ की खेती की शुरुआत में जिला कृषि विभाग द्वारा 12,000 टन खाद की मांग की गई थी। इसके एवज में एक खेप में 5,000 टन तो दूसरी खेप में 2,324 टन खाद मिली, यानी कुल 7,324 टन ही आवंटन किया गया। धनबाद कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। पुलिस की सुस्त चाल से अपराधी बेखौफ हैं। कतरास थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टाडा बस्ती में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को दिन दहाड़े अगवा कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों के इस दुस्साहस से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं हैरत की बात है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी तक नहीं है। किस व्यक्ति का अपहरण किया गया, बोलेरो में कौन लोग सवार थे और अपहरण के बाद क्या ताजा हालात हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस पर विफलता के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर न्यूज 18 ने जब बागमारा एसडीपीओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोलियरी कोल प्लांट का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ रखे लोहे पर लोहा माफिया की बुरी निगाह है। आए दिन प्लांट में रखे बेशकीमती लोहे की चोरी का मामला सामने आता है। बीती रात लोहा माफिया ने कोक प्लांट में धावा बोल दिया और पिकअप वैन में लोहा काट कर ले जाने में जुट गए। इसकी जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल की अगुवाई में मौके पर जब सुरक्षा कर्मी की टीम पहुंची तो चोरों ने पथराव शुरू कर दिया। जवानों ने हाई फायरिंग की, जिसके बाद चोर भाग खड़े हुए। मौके से चोरी का लोहा लदा पिकअप वैन जब्त किया गया। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पता चला कि गाड़ी घुस रहा है कोक प्लांट में। हम लोग माइंस में थे, माइंस को छोड़ के पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ छोड़ के आए, आके यहाँ ब्लॉक किए, थाना को फोन किए तो हम लोग को देख के भाग गया और उसके बाद थाना गाड़ी भी सब साथ घुसे और देखे गाड़ी जब्त हुआ। झारखंड से ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र से लो अयस्क की तस्करी अलग अलग माफिया गिरोह द्वारा काफी हाईटेक और शातिर अंदाजों में की जा रही है। लगातार ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। बेतिया के चरगाहा गांव में 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। पीटने का आरोप महिला के भैंसूर बिल्टू राम और उसके साथियों पर लगा है। घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है, जब लाठी डंडे से महिलाओं को पीटा गया। इतने से मन नहीं भरा तो महिलाओं पर पत्थर से भी वार किया गया। घायल महिलाओं का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि इस मामले में पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाहा गांव की है। दरअसल घायल महिला प्रेमशीला की बेटी के साथ उसके भैंसूर की बेटी का झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि भैंसूर ने अपने कुछ दबंग साथियों को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर परिवार की 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। सोमवार को हुई इस मुठभेड़ में 3 अपराधी और एक चाय दुकानदार को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर 3 बजे के आसपास अपराधी पंचरुखी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूटपाट करने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और अपराधियों को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। 3 अपराधियों को पुलिस की गोली लगी है, वहीं एक चाय दुकानदार को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। घायलों का इलाज एसकेएमसीएच और प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पुलिस से घिरते देख अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अपराधी घायल हो गए। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज पर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारियों की तरफ से इतना ही बताया गया कि विशेष जानकारी बाद में दी जाएगी। धान की फसल अब कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी।
लेकिन उससे पहले पौधों को धान की जरूरत है। लेकिन गढ़वा में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी दिख रही है। इसकी शिकायत किसानों ने सोशल मीडिया के साथ ही डीसी को आवेदन सौंप कर की, जिसके बाद डीसी ने जिला कृषि पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया। इसकी जांच के लिए अधिकारी जब कांडी प्रखंड पहुंचे तो उन्हें किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसान जांच अधिकारी की गाड़ी के आगे बैठ गए और कालाबाजारी पर जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जांच के दौरान खाद दुकानों में भारी अनियमितता पाई गई, जहां सरकारी रेट 266 रुपए प्रति बैग है, जबकि खाद के लिए 500 से 600 रुपए लिए जा रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद ही किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को जाने दिया। ये हाल किसी एक शहर की नहीं है। गोपालगंज में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आनन फानन में कई योजनाओं को पास कर दिया गया और 15वीं वित्त आयोग की योजना के तहत करीब 1 करोड़ की आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं का काम भी शुरू करा दिया गया। हथुआ प्रखंड के आधा दर्जन निवर्तमान बीडीसी सदस्यों ने हथुआ के बीडीओ और निवर्तमान प्रखंड प्रमुख के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। निवर्तमान बीडीसी सदस्यों ने डीएम को, राज्य निर्वाचन आयोग को और पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की। इसके साथ ही बिना अनुशंसा के शुरू की गई योजनाओं को तत्काल बंद करने की मांग की। करीब 6 से 7 योजनाओं में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर काम कराए जा रहे हैं, जबकि ऐसी योजनाओं का किसी भी बीडीसी सदस्यों के द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया। हालांकि बीडीओ ने बताया कि सभी योजनाएं पूर्व से पारित हैं, वैसे ही योजनाओं को पूरा कराया जा रहा है। लंबे समय से बासुकीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है। इससे जुड़े पंडा, पुरोहित और स्थानीय व्यापारी वर्ग के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। स्थानीय लोगों और पंडा समाज ने राज्य सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग कई बार की, लेकिन आवाज अनसुनी कर दी गई। पहले लॉकडाउन और अब लगातार दूसरे वर्ष श्रावण मेला के बाद भादो मेला भी आयोजित नहीं हुआ, जबकि सावन एवं भादो महीना ही यहाँ के लोगों का आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से बासुकीनाथ मंदिर बंद रहने से सब ठप है। सोमवार को दुमका में भाजपा का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल डीसी से मिला। कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए मंदिरों को खोला जाए। नेताओं ने विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और डीसी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जल्द मंदिर खुलवाने का आग्रह किया। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल समेत विभिन्न संस्थान पूरे देश में बंद थे, लेकिन अब सिर्फ झारखंड के मंदिर ही बंद हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल से दुनिया परेशान है। कई आयोजनों को कैंसिल किया जा चुका है। इस साल भी गया में 1 पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। हालांकि जो पिंडदानी सीमित संख्या में आ रहे हैं, उन्हें पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जाँच अनिवार्य होगा। जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है, उन्हें कोरोना का टीका दिया जाएगा। वहीं पिंडदान करने के लिए गया पहुंचने वाले भक्तों को कोविड के दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि 20 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष की वजह से ही गया बिहार का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे लोग गया जी कहते हैं। मेले का आयोजन पिछले साल भी नहीं किया गया था और ट्रेनों को भी कोविड के कारण रोक दिया गया था, इसलिए पिछले साल भी पिंडदान की रस्म नहीं निभाई गई थी। इस साल कम से कम भक्त आ रहे हैं और पिंडदान की भी अनुमति मिली है। बारिश की वजह से देवघर एयरपोर्ट के काम में आई बाधा के बाद अब सिविल वर्क के साथ टेक्निकल काम तेजी से चल रहा है। देवघर एयरपोर्ट में कम्युनिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले दिनों दिल्ली से आए एक एयरक्राफ्ट से ट्रायल कर कैलिब्रेशन सफल होने के बाद अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी सभी तरह के कम्युनिकेशन का काम पूरा हो चुका है। एटीसी में मेट्रोलॉजिकल मशीनों का ट्रायल हो चुका है। एटीसी के सभी उन तकनीकी मशीनों से नजदीक एयरपोर्ट कोलकाता, रांची, दुर्गापुर और पटना के साथ कम्युनिकेशन का ट्रायल कर लिया गया है। पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता से आए नए तकनीकी अधिकारियों ने कम्युनिकेशन के कार्यों को बारीकी से देखा और फाइनल रूप से टेक्निकल टच भी दिया।
टेक्निकल टीम के अनुसार देवघर एयरपोर्ट के ATC की ऊंचाई पर्याप्त है। ATC से एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल एरिया और रनवे को आसानी से देखा जा सकता है। यह ATC एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान कंट्रोलिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ATC में तकनीकी अधिकारी व कर्मियों की पोस्टिंग पूर्व में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा चुकी है। अलग राज्य गठन के बाद भी दुमका में जामा प्रखंड के इलाकों की तस्वीर नहीं बदल सकी है। यहाँ आज भी हेल्थ और रोड सिस्टम खाट से आगे नहीं बढ़ पाया है। बेदिया पंचायत की जरुआडी और 12 टीकर गाँव में आज भी पक्की सड़क का अभाव है। हाल ये है कि किसी भी तरह की बीमारी की स्थिति में मरीज को खाट पर लादकर करीब 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लोगों ने विधायक से लेकर सांसद तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहाड़ों की तलहटी में बसे गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि मतलब रोड हम लोग का ठीक अच्छा नहीं है। मान लिया डिलीवरी आदमी को तो आना जाना के लिए 1 किलोमीटर दूर लगने पड़ता है। कैसे ले जाते हैं उसको डिलीवरी बोला को? वो टंक है, ओ खटिया पे। हाँ। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं बनने का खामियाजा तो भुगतना ही होगा। स्थानीय विधायक पर लोगों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रखंड स्तर का कोई भी पदाधिकारी गांव में झांकने तक नहीं आते हैं। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिपुरा की रहने वाली हीना की जगह पटना की जूली ने एग्जाम दिया था। एडमिट कार्ड पर फोटो को एडिट कर वाराणसी के BHU से BDS कर रही जूली परीक्षा में बैठी थी। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने जूली के भाई अभय और ओसामा नाम के एक शख्स को पकड़ा है। ओसामा KGMU लखनऊ का छात्र है। ओसामा के पास से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ओसामा ने मोबाइल के डाटा को डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस इस मामले में साइबर फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। जल्द ही वाराणसी पुलिस की टीम पटना आएगी। BHU की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को पैसे का लालच देकर गिरोह ने फंसाया। सरगना पटना का PK और माहिर खिलाड़ी मऊ, मोहम्मदाबाद गोहना निवासी ओसामा शाहिद, खगड़िया निवासी विकास सिंह, जूली का पिता मुन्ना और त्रिपुरा की रहने वाली अभ्यर्थी हीना विश्वास की तलाश में पुलिस की 4 टीमें गठित हुई हैं। और आइए अब देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं है। कथनी करने में अंतर है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग व्यवहार में लेके आएँ, क्योंकि एक समय था जब हिंदी की कृतियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागृति आए। ये केवल एक कर्मकांड की भाषा न रह जाए। हिंदी दिवस एक उत्सव की तरह से सभी हिंदी भाषियों के लिए हैं। एक दिन ही क्यों हिंदी को याद करें, पूरे साल क्यों ना याद करें। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम रोज़ हिंदी को याद कर सकते हैं, रोज़ हिंदी के साथ जी सकते हैं। एक बहुत सामान्य बात है कि हम हिंदी में अपने दैनंदिनी काम और उससे भी आसान अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। ये एक अच्छी शुरुआत हमारे लिए हो सकती है। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जाएंगी। हिंदी जा रही है, हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी के लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि हिंदी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हम हिंदी हैं, हम रहेंगे, हिंदी हमारे साथ रहेगी। यह हिंदी दिवस हम सब को इस दिशा में प्रेरित करेगा। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी हिंदी भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से इसको प्रचार और प्रकाशित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम अपना ई बुक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा
आम जनता तक पहुंचा पाए। हमने अपने प्रकाशन का 50% से ज़्यादा हिस्सा हिंदी लेखकों के लिए रखा हुआ है, ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और बाज़ार के बीच लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। अब थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जलस्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं।
सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी।